तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दे दिया। अब आगे क्या? विपक्ष ने यानी विपक्ष का जो फ्रंट है इंडिया, उसने प्रधानमंत्री के भाषण की तीखी आलोचना कर दी। अब आगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खम ठोक कर कह दिया कि आऊंगा अगले साल फिर इसी लाल किले से लाल तिरंगा झंडा फहराऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि अगली बार आप लाल किले से तो झंडा नहीं फहराएंगे, लेकिन झंडा ज़रूर फहराएंगे, अपने घर से या कहीं से भी देख लेना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राफ अखबार में एक दिलचस्प हेडलाइन छपी है। उसमें लिखा है कि ईसी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगली बार आऊँगा, इसी लाल किले से तिरंगा फहराऊँगा, भाषण दूँगा और भारत की एक चमत्कारपूर्ण तस्वीर सामने रखूँगा। बड़ा सवाल उठता है कि क्या मोदी को ये सब कहना चाहिए था? क्योंकि जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनता है। जनता तो अपने सांसद को चुनती है, पार्टी को भी नहीं चुनती है। फिर जिस पार्टी के 272 प्लस या जिस गठबंधन के 272 हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति बुलाता है, आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे में वो गठबंधन अपना मुखिया चुनता है जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। तो इस सारी प्रक्रिया को बाईपास कर दिया, खारिज कर दिया एक तरह से नरेंद्र मोदी ने, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। तो क्या देश की जनता इस जनादेश का जो अपमान किया है मोदी ने, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, उसका बदला लेगी 2024 में, गलत साबित कर देगी प्रधानमंत्री मोदी को? ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन हम इस सवाल पर भी नहीं जा रहे। हम तो ये जा रहे हैं कि मोदी ने जो टूल किट प्रोवाइड कर दिया है बीजेपी को, एनडीए को, संघ को, उस पर चलकर क्या 2024 जीता जा सकता है? टूल किट क्या है? परिवारवाद पर निशाना लगाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करो, चाहे अमल में कुछ ना लाओ, और तुष्टीकरण करो। तुष्टीकरण का माफ़ कीजिएगा, विरोध करो, तुष्टीकरण करो तो बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण करो, 80% का तुष्टीकरण करो, लेकिन पसमानदा मुसलमानों से बात करने की कोशिश भी करते रहो। महिला वोटर चाहिए, महिला वोटरों चाहिए, भले ही मणिपुर ना जाओ, भले ही बृजभूषण शरण सिंह के मामले में महिला पहलवानों का साथ नहीं दो, लेकिन महिलाओं को 15,000 ड्रोन सिखाने की तैयारी करो, उड़ाने की तैयारी कराओ, और 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बना दो। लखपति यानी एक साल के अंदर कितना? 8,000 रुपये की कमाई, 8,000 रुपये महीना। लेकिन एक टूल किट प्रोवाइड हो गया है जो मोदी ने एक तरह से अपने वोटरों तक ही सीमित रखा है। अपने वोटरों को ही शायद संबोधित कर रहे थे। अपने वोटर से आप समझ गए होंगे कि जो उनके हिंदूवादी समर्थक हैं, कट्टर हिंदू, उन तक ही सीमित थे वो। ये शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं हूँ और यहीं रहूँगा। यानी इशारा है कि समझ गए आप कि मणिपुर करते रहिए, हरियाणा करते रहिए, नूह करते रहिए, मेवात करते रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चुप बैठा रहूँगा। तुष्टीकरण की बात कोई प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं कहता। परिवारवाद के बहाने एक परिवारवादी पार्टी पर निशाना लगाने की कोशिश नहीं करता, खास तौर से स्पष्ट करते हुए कि पारिवारिक पार्टी, खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा, ये इशारा भी नहीं करता। और फिर परिवारवाद की बात, बीजेपी, तमाम चीज़ें गूगल पर मौजूद हैं। मोदी जी भी जानते हैं कि लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि बीजेपी कैसे परिवारवादी पार्टियों का सहारा लेती रही है, उनके साथ मिलकर, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, वहाँ चाहे फिर पंजाब में पहले हो अकाली दल यानी शिवसेना, महाराष्ट्र में इनके साथ मिलकर सरकारें बनाती रही है। और जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक जैसी परिवारवादी पार्टियों को चलाने वाले नेताओं के साथ मिलकर राज्यसभा में अपना बहुमत भी मुख्य विवादित विषयों पर साबित करती रही है। फिर भी वो बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर निचोड़ है
कि चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, मोदी के काम पर लड़ा जाएगा, मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और कोई चेहरा नहीं होगा। मोदी की विश्व गुरु की छवि के नाम पर लड़ा जाएगा, मोदी की दूसरी छवियों के नाम पर लड़ा जाएगा, और कोई ना चेहरा होगा, ना कोई व्यक्ति होगा, ना कोई नारा होगा, ना कोई नीति होगी, ना कोई रणनीति होगी। बस एक ही नीति होगी, एक ही रणनीति होगी, एक ही नारा होगा। अब की तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, 2047 तक मोदी सरकार, या फिर और आगे चले 1000 साल तक मोदी सरकार। अब उन्होंने कितनी सफाई से अपनी बात सामने रख दी। लोग कह रहे हैं कि हिटलर ने कहा था कि 1000 साल की बात कही थी, और यहाँ 1000 साल हमने बर्बाद कर दिए, यानी मुग़ल काल हुआ, ब्रिटिश काल हुआ, इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो 1000 साल अगले हिंदुओं का 1000 साल होना चाहिए। ये इशारा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, 15 अगस्त को कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते कर रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद और कुछ कहने को और कुछ बचता है क्या? बचता है, इंडिया के लिए बहुत कुछ बचता है। इंडिया को इसी का तोड़ निकालना है, या फिर इंडिया को अपना एजेंडा तय करना है और इस तोड़ में, इस साइकिल में नहीं फंसना है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, इनके चक्र में नहीं फंसना है। ये तय करना है इंडिया को, अपनी तैयारी करनी है इंडिया को। ये काम इंडिया को करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं, ना एनडीए से ना इंडिया से। लेकिन क्या इंडिया ये सब कर पाएगा? क्या पुख्ता जवाब दिया जाएगा? क्या एक अल्टरनेट कार्यक्रम अब सामने आएगा? कम से कम मुंबई की बैठक में जब इंडिया के नेता, तमाम 26-28 दलों के लोग जुटेंगे, तो क्या अब इस सिलसिले में तेज़ी लाएंगे? क्या अब सीट शेयरिंग पर ज़्यादा गंभीरता से विचार होगा? क्योंकि मोदी को हराया जा सकता है तो सीट शेयरिंग के ज़रिए ही हराया जा सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जितनी संभव हो सके, जितनी संभव हो सके से मतलब 543 में से कम 450 सीटें तो होनी ही चाहिए, जहां पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो, संयुक्त उम्मीदवार हो, सामने बीजेपी का हो या एनडीए का हो या कोई दूसरा हो। क्या ऐसी व्यवस्था विपक्ष कर पाएगा? क्या इससे मुस्लिम वोटों का, अल्पसंख्यक वोटों का विभाजन रुक जाएगा? इससे सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियां अपने अपने जातिगत समूह को, समुदायों को अपने और करीब लाने में कामयाब हो जाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या लेकिन ऐसा हो पाएगा? ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, अब शीशे की तरह मामला साफ़ हो गया है, और मोदी ने ठीक ठीक चुनौती दे डाली है, साफ साफ चुनौती दे डाली है कि लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मैं हूँ दुश्मन, मैं हूँ, मेरे खिलाफ जो भी आ जाए, इंडिया आ जाए या राहुल गांधी का इंडिया आ जाए, चाहे नीतीश कुमार का इंडिया आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंडिया आ जाए, या संयुक्त रूप से इंडिया आ जाए, तो विपक्ष को क्या करना है, इंडिया को क्या करना है? संयुक्त रूप से एक इंडिया को सामने रखना है कि हम आपका मुकाबला करेंगे। क्या विपक्ष ये काम कर पाएगा? अब चीज़ें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, इसमें इफ़ एंड बट, दाएं बाएं, अगर मगर कुछ भी नहीं बचा है। क्लियर कट मोदी जी ने अपना बता दिया है, ये उनकी पारदर्शिता का प्रतीक है। इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि चुनाव में उतरने से 8-10 महीने पहले ही उन्होंने पूरा चुनाव का टूल किट सामने रख दिया है। पूरा चुनाव का अपने, उनके तरकश में कितने तीर हैं वो सब उन्होंने सामने रख दिए हैं, और किस तीर पर क्या नाम लिखा है। किसी तीर पर परिवारवाद लिखा है, किसी तीर पर तुष्टीकरण लिखा है, किसी तस्वीर पर भ्रष्टाचार लिखा है। विपक्ष को भी अपने तीर सामने ले आने चाहिए। एक तीर पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार लिखा होना चाहिए, एक तीर पर भ्रष्टाचार की पोल खुलनी चाहिए, एक तीर पर बीजेपी के परिवारवाद की पोल खुलनी चाहिए, एक तीर पर बीजेपी हिंदू मुसलमान 80-20 बुलडोज़र ये सब कैसे करती है और इससे क्या नुकसान देश को हो रहा है, गरीब आदमी को हो रहा है, वो उसका नाम लिखाना चाहिए। एक तीर पर, सबसे बड़ा तीर जो विपक्ष चला ही नहीं रहा, चला रहा है लेकिन जोर से नहीं चला रहा, एक तीर जिस पर महंगाई और भ्रष्टाचार होना चाहिए। बीजेपी का भी अगर कट्टर वोटर
या फिर परंपरागत वोटर अगर 2024 में बीजेपी से छिटकेगा या छिटकने की सोचेगा, तो वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आकर सोचेगा। भूखे पेट भजन ना होत गोपाला। ये बात विपक्ष को अब तक शायद समझ में नहीं आई है। ये जितनी जल्दी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ये समझ जाएगा और जितनी जल्दी सीट शेयरिंग के मसले को वो हल कर लेगा और कुर्बानी देने के लिए, रियायतें देने के लिए तैयार होगा, नाक पर मक्खी बैठने देगा, ईगो प्रॉब्लम नहीं पालेगा, यही विपक्ष का टूल किट होगा। जो दिलचस्प होगा ये देखना कि वो नरेंद्र मोदी के टूल किट का किस तरह से और किस रूप में और किस हद तक सामना कर पाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप में भी जा सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। ट्विटर पर मेरा हैंडल है विद्रोही 7, माफ़ कीजिएगा। ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ। विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।